संडे क्लास में थी। तो देख के आना चाहिए। सर मैं कल पूरे दिन बिजी थी घर से बाहर आज के दिन। अच्छा कोई बात नहीं, तुम देख लेना, अगर कोई डाउट्स हो तो फिर पूछ लेना। तो पहले लिखो इलिप्स। मैं ना कुछ शुरू करा दूं। नहीं नहीं, इसी चैप्टर को शुरू करा रहा हूँ, तो पहले हम बताएंगे इलिप्स। यहाँ से बुक उठाए हो क्या? दो। तुम क्यों नहीं लेकर आए? चैप्टर खत्म हो गया होगा। पहले लिखो इलिप्स। देखो ये कोनिक सेक्शन में पढ़ा नहीं रहा हूँ, इसका यूज करूंगा, ठीक है? इसका यूज करूंगा मैं। इलिप्स, तो ये होता है इलिप्स। जैसे इसको मान लो कि x है, ये मान लो कि y है, ये x डैश है, ये क्या है y डैश है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, इलिप्स। अच्छा ठीक है, इसका लेंथ होता है 2a। जैसे इसका नेम हम दे देते हैं, जैसे a, यहाँ पे दे दिया a डैश, a डैश, इसका नाम ने दे दिया b, और यहाँ पे लिख दिया b डैश, ठीक है? तो ये 2a होता है, a डैश, और a होता है 2b, ठीक है? और a डैश को हम बोलते हैं मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस ये सब लिख लो, इस सब चीज का यूज करूंगा। और बी डैश क्या है, माइनर एक्सिस बोलते हैं, ठीक है? और ए ओ इजक्वल टू ए डैश ओ इजक्वल टू कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसको बोलते हैं हम सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस। और ओ बी इजक्वल टू ओ बी डैश इजक्वल टू कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। इसमें दो एफ होता है, और इस चीज को बोलते हैं फोकस। इसमें क्या होता है, दो फोकस होता है। तो एफ क्या है, फोकस। फोकस, एफ क्या होता है, फोकस। जब इलिप्स यही होता है, इसमें जो बड़ा वाला एक्सिस है उसको हम क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस, और जो छोटा वाला है उसको माइनर एक्सिस बोलते हैं। और इसका स्पेशल केस क्या होता है, सर्कल। जब मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो क्या हो जाता है, सर्कल हो जाता है, ठीक है? और ये तुम्हारा जैसे माइनर एक्सिस है, तो ये क्या हो जाएगा, सेमी माइनर एक्सिस, और ये भी क्या हो जाएगा, सेमी माइनर एक्सिस। पहले नोट कर लो, फिर उसके बाद में हम कराते हैं। बताओ इसमें अगर कोई डाउट्स हो तो।
हो गया। उसके बाद में लिखो केपलर्स लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन। वो बंद करो, उसको बंद करो। जो न्यूमेरिकल कराऊं वही उससे करना है, ठीक है। और हाँ, जो लिखाऊं वो अपने से लिखना है। क्या लिखे? केपलर्स लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन। इसमें 3 लॉज है। फर्स्ट में लिखो लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। फर्स्ट में लिखना है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। लिखो इट स्टेट्स दैट each planet revolves around the sun. each EACH, फिर से बोल रहा हूं, it states that each planet revolves around the sun in an elliptical orbit with the sun situated at one of the 2 foci. फोकस का प्लूरल क्या होता है? फोकाई। सिचुएटेड एट वन ऑफ द 2 फोकाई। इसका मीनिंग क्या हुआ? केपलर्स ने बताया कि जितने भी प्लैनेट्स हैं, जैसे अर्थ हुआ, जुपिटर, मार्स, सैटर्न, जो भी है, वो सभी क्या है? अर्थ के सन के अबाउट इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है। और सन कहाँ पे होता है? सन उसके इलिप्टिकल पाथ के फोकस पे होता है। तो जैसे किसी एक फोकस पे होता है, जैसे मान लो कि ए मैंने बना दिया, तो फोकस एक यहाँ पे है फोकस, और एक फोकस यहाँ पे है। तो जितने भी, मान लो कि यहीं पे सन है, या तो सन यहाँ पे हो सकता है, नहीं तो सन यहाँ पे हो सकता है। तो मान लो कि सन यहाँ पे है, तो जितने भी प्लैनेट्स होगा, जैसे मान लो कि कोई पर्टिकुलर प्लैनेट है, तो कुछ ऐसे मूव करेगा। सम टाइम के बाद में यहाँ पे आएगा, सम टाइम में यहाँ पे होगा, सम टाइम में ऐसे होगा, और ऐसे होगा। ऐसे ही मूव करेगा इलिप्टिकल पाथ में, ठीक है। चलो इसको बना लो। हमने डिफरेंट प्लैनेट को नहीं बनाया, एक ही प्लैनेट को डिफरेंट पोजीशंस पे हमने दिखाया हुआ है कि कोई प्लैनेट यहाँ पे है, सम टाइम के बाद में यहाँ पे है, सम टाइम के बाद में यहाँ पे, और डिफरेंट टाइम पे है। तो हमने जो भी कैलकुलेशन किया वो क्या किया? हमने तो किया सर्कुलर के केस में, लेकिन जब हायर क्लासेस में जाओगे कॉलेज में, तो तुमको यहाँ पे इसके लिए वेलोसिटी बताना है। और ये इसके लिए वेलोसिटी जब निकालोगे तो सभी पॉइंट पे वेलोसिटी इक्वल नहीं होता है। हमने तो ऑर्बिटल वेलोसिटी पिछले क्लास में बताया था, v ऑर्बिटल इक्वल टू कितना होता है? अंडर रूट GME अपॉन में RE प्लस H, यही बताया था। तो इस केस में तो कांस्टेंट आता था, और इस केस में हमने लिया था कि जैसे ये मान लो कि अर्थ है, और अर्थ के चारों तरफ जो भी प्लैनेट है, सॉरी जो भी सैटेलाइट है, वो क्या हो रहा है? सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन एग्जैक्ट सर्कुलर नहीं होता है। अगर उस केस में हम इस केस में ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाले तो वेरी करेगा, ओके। इस केस में क्या करेगा? वो वेरी करेगा। तो वो सब हमारे सिलेबस में है नहीं, इसलिए यही कर लो। समझ में आया? केपलर्स ने कहा कि जितने भी प्लैनेट हैं वो सन के राउंड इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है, यानी कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है। और सन कहाँ होता है? तो सन उस इलिप्स के किसी एक फोकस पे होता है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद में लिखो, नेक्स्ट लिखो लॉ ऑफ एरियाज। लॉ ऑफ एरियाज यही सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिखो इट स्टेट्स दैट
the radius vector, it states that the radius vector drawn from sun to planet it states that the radius vector drawn from sun to a planet sweeps, 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 क्या लिखे, फिर से मैं बता रहा हूँ ठीक से. It states that the radius vector drawn from planet sweeps, SWEEPS, sweeps equal areas, AREAS, in equal interval of time. In equal interval of time. Sweeps equal areas in equal interval of time. That is the areal, AREAL, velocity of planet, areal velocity of planet, ब्रैकेट में लिखना एरिया कवर्ड पर यूनिट टाइम, एरिया कवर्ड पर यूनिट टाइम, ब्रैकेट बंद करो, अराउंड द सन इज कांस्टेंट, अराउंड द सन इज कांस्टेंट. सन इज कांस्टेंट. चलो एक बार थोड़ा पढ़ो तो मैं क्या लिखाया था. और पढ़ के मुझे समझा दो कि मैंने क्या लिखाया. क्या लिखाया? तुम बताओ. सन से अगर रेडियस अगर वो लेंगे हम प्लैनेट का तो वो उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा, एरियाज, हाँ उतना ही एरिया कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर वो आगे जाए. अच्छा सुनो, जैसे मान लो कि कोई प्लैनेट यहाँ पे है, इसको हमने t इक्वल टू 0 लगा दिया, तो रेडियस वेक्टर दैट ज्वाइंस फ्रॉम प्लैनेट टू सन, तो इसमें एक रेडियस वेक्टर को हमने ज्वाइन करा दिया है. इतना हो गया t इक्वल टू 0 पे. प्लैनेट मान लो कि t इक्वल टू डेल्टा टी पे यहाँ पे आ जाता है, t इक्वल टू डेल्टा टी पे यहाँ पे आ गया, फिर रेडियस वेक्टर इसको हमने इतना कर दिए, तो कितना एरिया स्वीप किया? इतना एरिया स्वीप किया. समझ में आ रहा है? ये क्या हुआ? इतना एरिया स्वीप किया डेल्टा टी टाइम में. ठीक है. सेम प्लैनेट मान लो कि यहाँ पे आ जाता है, वो t इक्वल टू मान लो कि t1 है, तो यहाँ पे रेडियस वेक्टर ज्वाइन ड्रॉ कर देंगे. डेल्टा टी टाइम में वो प्लैनेट मान लो कि यहाँ पे आ जाता है, तो ये कितना हो जाएगा? t1 प्लस डेल्टा टी. ठीक है. तो इसको कर देंगे, तो इस केस में कितना एरिया स्वीप किया डेल्टा टी टाइम में? इतना एरिया स्वीप किया. तो अगर ए एरिया ए है तो ये भी एरिया क्या होगा? ए होगा. यही लिखाया हूं मैं. द रेडियस वेक्टर दैट ज्वाइन प्लैनेट टू द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ये क्या है? रेडियस वेक्टर हुआ दैट ज्वाइन सन टू द प्लैनेट्स स्वीप्स इक्वल एरियाज. ये डेल्टा टी टाइम में कितना एरिया स्वीप कर रहा है? तो इतना एरिया स्वीप किया. जैसे देखो, जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने ले लिया टी, और डेल्टा टी में हमने मान लो कि ऐसे किया, तो क्या होगा? इतना एरिया स्वीप किया, इतना एरिया स्वीप किया. समझ रहे हो ना कि कैसे? हाँ, तो यही कहा जा रहा है ये. चलो इसको नोट कर लो, एक बार पहले रीड कर लो कि मैंने क्या लिखाया. हमने यही लिखाया कि जब प्लैनेट सन के चारों तरफ मूव करता है तो सेम इंटरवल में सेम एरिया स्वीप करेगा. ठीक है. अगर जैसे मान लो एक फिगर तो ये बनाना है, एक दूसरा फिगर मैं बनाता हूँ. जैसे ऐसे है, यहाँ पे है तुम्हारा सन. जैसे मान लो कि ये प्लैनेट यहाँ पे है, t इक्वल टू मान लो कि t2 ले लेते हैं, तो इसका रेडियस वेक्टर ये हो गया
प्लानट सम टाइम के बाद में यहाँ पे आ गया, t इक्वल टू T2 प्लस डेल्टा टी, तो फिर ए रेडियस ज्वाइन कर देंगे, तो ए भी एरिया क्या होगा, ए ही हो जाएगा, ए भी एरिया क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इसको बना लो, इस फिगर को बनाओ। इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स। ठीक है, फुल स्टॉप, नीचे लिखो दिस लॉ, एक मिनट, चलो बना लो बना लो। आज चैप्टर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा, बस यही 3 लॉ तो पढ़ाना है, इसमें जो क्वेश्चन है वो करा दूंगा। जल्दी तो जल्दी बुलाया, क्योंकि आज और जो रिमेनिंग पिछले क्लास का है उसको भी करा दूंगा क्वेश्चन, आज कंप्लीट करा देना है। और उसके बाद में आज कौन सा डे है, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे, 3 दिन में नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर देना है। उसमें तो कुछ नहीं है, 3, 4, 5 फार्मूला है। स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस क्या है, वही सब फार्मूला है। तो आप भी दिसंबर में कोर्स खत्म कर क्या दिसंबर में कोर्स खत्म हो जाएगा। एकदम हो जाएगा। नीचे कितना, कहाँ तक हो रहा है, कब तक हो रहा है, हो गया तो दिसंबर के मिड में हो जाएगा, मिड नहीं दिसंबर के एंड तक मेरा होगा। हाँ, अब उस समय तक सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे, फिर तुम लोग को रिवीजन चाहिए, रिवीजन फिर फरवरी में पेपर हो जाएगा, मैं फरवरी तक पढ़ाता ही रहूँगा, तो रिवीजन कब होगा। ठीक है, चलो ये ठीक है। अब एक मिनट, तो इसका एरिया हम निकाल देते हैं। ये किस शेप का लग रहा है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये जो है जैसे इसमें होता है, जैसे यहाँ पे वेलोसिटी मान लो कि जैसे यहाँ पे वेलोसिटी मान लो कि v1 है और यहाँ पे वेलोसिटी मान लो कि v2 है, तो इसमें अभी मैं प्रूव करके बताऊंगा v1 इज ग्रेटर देन v2। कैसे, तो देखो, जैसे इसका एरिया हमने सपोज करो कि ले लेते हैं a1, ठीक है, और a1 इंटू तो हम इक्वल ही करेंगे, और इसका एरिया ले लेते हैं a2, तो a1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ, यहाँ पे वेलोसिटी है v2, तो a डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू कितना होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो v2 और टाइम कितना लगा है, डेल्टा टी लिख सकते हैं। तो ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो इसमें हम लिख सकते हैं, बेस लिख सकते हैं v2 इंटू डेल्टा टी, और हाइट कितना लिख देते हैं, जिसे इसका नाम हम मान लेते हैं r1। नहीं, वो किसी भी ट्रायंगल के लिए होता है। तो यही होता है हाफ बेस इंटू हाइट। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए नहीं होता है, अच्छा इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला कितना होता है, पहले जो बता दो। हाँ, 3 इंटू साइड, बताओ इसका इक्विलेटरल का ट्रायंगल का कितना होता है, देखो ए भी ए है, ए भी ए है, तो ए कितना हो जाएगा a/2 और ये कितना हो जाएगा a/2, तो इसका एरिया लिखेंगे हाफ, बेस कितना हो जाएगा a, और ये हाइट मान लो कि h है, ए एंगल कितना होता है 60,
ये एंगल होता है 60। तो इसमें बताओ साइन 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन 60 इक्वल टू एच अपॉन में ए हो जाएगा ना। इस साइन 60 परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, और साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो कितना हो जाएगा एच अपॉन में ए, तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3/2 इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हम लिख देंगे √3/2 इंटू ए, तो ये कितना हो जाएगा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, और यही होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो तुम ये कैसे बता दी कि ये राइट एंगल के लिए अप्लीकेबल है, किसी भी ट्रायंगल के लिए अप्लीकेबल है। इस यहाँ पे हमने अप्लाई किया, ये तो जानती हो है ना, आ गया, ठीक है। अच्छा ये कर दिया हमने, ठीक है। और A2 हम निकालते हैं, तो A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ बेस, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा V2 इंटू डेल्टा टी, बता दो यस और नो, हो जाएगा। तो ये हो जाएगा V2 इंटू डेल्टा टी और इंटू कितना हो जाएगा R2, और A1 A2 क्या है, इक्वल है, A1 A2 क्या है, इक्वल है। तो A1 इक्वल टू हम कर देंगे A2, चलो इतना पहले नोट कर लो। तो इसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हाफ तो कैंसिल आउट हो जाएगा, डेल्टा टी हाफ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस मीन्स V2 इसको R2 कर दो, ऐसे कैसे कर दिया हमने, V2 गलत कर दिया, V2 इंटू R1 कर दो, और यहाँ पे हमने वेलोसिटी V1 लेना था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे V1 इंटू डेल्टा टी और इंटू कितना हो जाएगा, इसको R2 कर दो। ये डिस्टेंस हमने R2 ले लिया और ये डिस्टेंस हमने R1 ले लिया, और ये R1 कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं। तो देखो इसमें हाफ डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा इसमें, V2 R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 इंटू R1, बता दो यस और नो, V1 R1। अच्छा देखो इसमें कौन बड़ा है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, M V2 R2 इक्वल टू M V1 R1, बता दो यस और नो। चलो पहले इतना नोट कर लो, ये सब नोट करने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने ट्रायंगल बताया वो करना है, करो। क्यों नहीं आएगी, अच्छा इसमें क्या मुश्किल है बताओ, कुछ नहीं किया, हमने ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया, और अभी हमने जो ये ला बताया था उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, दोनों एरिया को इक्वेट किया, और डेल्टा टी और हाफ को हमने कैंसिल कर दिया, तो ये आ गया, ये आ गया V1 A2 V2 A2 V2 R2 इक्वल टू V1 R1। अगर दोनों साइड हम n से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या दिक्कत है, और ये क्या होता है, L होता है, रोटेशन में पढ़ी हो MVR, एंगुलर मोमेंटम, यानी कि इसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है, ठीक है। चलो पहले इतना नोट करो। तो अभी हम प्रूव करके बताएंगे कि जब सन के पास होता है तो उसका वेलोसिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है, सन से अवे होता है तो उसका वेलोसिटी कम होता है। ठीक है। अच्छा देखो, तो इसमें हम लिख सकते हैं M1 V1 R1 इक्वल टू M2 V2 R2, यानी कि हम लिख सकते हैं V1 अपॉन में V2 इक्वल टू R2 अपॉन में R1 लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये है तुम्हारा R2 और ये है तुम्हारा R1, कौन बड़ा है, R2 बड़ा है या R1 बड़ा है, क्या R2 R2 बड़ा है, तो
तो हम लिख सकते हैं क्या, R2 इज ग्रेटर देन R1। इसको इधर लाते हैं तो R2 इज अपॉन में R1 इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो हमने एम क्यों नहीं लगाया, मतलब उससे कुछ काम नहीं है। कुछ काम नहीं है, अभी मैं इसको लिखाऊंगा कि इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है किसी भी पॉइंट पे m1 v1 r1 इक्वल टू m2 v2 r2 होता है। ठीक है, अच्छा इसमें तो कोई डाउट नहीं है, अगर a ग्रेटर देन 1 है तो v1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1, यानी कि v1 इज ग्रेटर देन v2 हो गया। यानी कि यहाँ पे v1 है, जब सन के करीब होगा, पास होगा, तो उस केस में उस प्लैनेट का स्पीड क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जब सन से अवे होगा तो उसका स्पीड क्या होगा, कम होगा। और इस चीज़ को अभी मैं लिखाऊंगा। हो गया, उसके बाद में नीचे लिखो दिस लॉ फॉलोज दिस लॉ। अच्छा अब इसमें इससे इजी कुछ हो नहीं सकता, ये तो बिल्कुल इजी है। बताओ, तुम लोग कहती हो कि बहुत मुश्किल है, क्या मुश्किल है इसमें। लिखो दिस लॉ फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। दिस लॉ follows the principle of conservation of angular momentum. That is I, the linear velocity of planet, That is the linear velocity of planet, linear velocity that is v, the linear velocity of planet is more when it is closer to the sun। अभी हमने बताया ना, इसी चीज को मैं लिखा रहा हूं, closer to the sun than its linear velocity when away from the sun। अवे फ्रॉम द सन, हमने ये बता दिया कि जब सन के पास होता है तो उसका लीनियर वेलोसिटी ज़्यादा होता है, जब सन के अवे होता है तो उसका लीनियर वेलोसिटी कम होता है। बस यही हो गया। अब थर्ड लॉ लिखो, यही पूछा जाएगा, इसको याद रखना, यही लॉ पूछा जाता है। क्या, लॉ ऑफ एरियाज। सेकेंड, थर्ड लॉ लिखो, लॉ ऑफ पीरियड्स। लॉ ऑफ पीरियड्स, देखो इट स्टेट्स दैट the square of period of revolution, the square of it states that the square of the period of revolution of a planet around the sun is proportional to the cube of semi major axis, proportional to the cube cube of the semi major axis of its elliptical orbit। इलिप्टिकल पाथ पे मूव करता है तो उसका इलिप्टिकल ऑर्बिट। मैं लिखाया इट स्टेट्स दैट द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्टिकल पाथ, यही मैं लिखाया हूँ। ठीक है,
इसका मीनिंग ये है, जैसे ये एफ होता है और ये भी क्या होता है, एफ होता है, ठीक है। तो कोई प्लैनेट, जैसे मान लो कि यहाँ पे सन है, तो कोई प्लैनेट ऐसे रिवॉल्व करेगा, कोई प्लैनेट मान लो कि ऐसे करेगा, इस इलिप्टिकल पाथ पे ऐसे। तो इसका टाइम पीरियड मान लो कि t1 है और इसका टाइम पीरियड t2 है, और इसका सेमी मेजर एक्सिस मान लो कि a1 है और इसका सेमी मेजर एक्सिस मान लो कि a2 है, ठीक है। तो अभी हमने यही लिखा है t1 इज प्रोपोर्शनल टू t1 का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू a1 का क्यूब, यही लिखा हूँ मैं। और दूसरा हम इसको ऐसे हम फर्दर लिख सकते हैं, t1 का स्क्वायर इज इक्वल टू k, a1 का क्यूब लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन हमने 1 कर दिया। और t2 का स्क्वायर इज इक्वल टू k, a2 का क्यूब कर दिया। दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 2 को डिवाइड कर दो, 1 डिवाइडेड 2, तो कितना हो जाएगा, t1 अपॉन में t2 का स्क्वायर इक्वल टू a1 अपॉन में a2 का क्यूब। इसी फॉर्मूला को याद रखना है, बस हो गया। और इसको प्रूफ भी हमने करके बताया था, पिछले क्लास में कराया था ना, जैसे कराया था ना, t1 का स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन में gm r प्लस h का क्यूब, एक मैं करके बताया था। तो इसकी कोई ज़रूरी नहीं, जस्ट एक फॉर्मूला याद रखो, और इसकी भी कोई डायग्राम की भी कोई ज़रूरी नहीं है, बस ये लिखना है, ये 2 इक्वेशन, और फिर ऐसे कर लो। दैट ये हो गया, एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। क्लास खत्म क्यों? और नीचे यहाँ लिखा है टी थीटा स्क्वायर और टी थीटा ये ऑलरेडी मैं पहले बताया था, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, बस ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, अब इसके बाद में लिखो, प्रूव द केपलर सेकेंड लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। यानी कि हमको ये प्रूव करना है कि डी ए अपॉन में डी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये प्रूव कर देना है। लिखो, प्रूव द केपलर सेकेंड लॉ अभी पढ़ाया ना, लॉ ऑफ एरियाज ऑफ प्लानिटरी मोशन। तो प्रूव कर दिया ना। अभी नहीं, वैसे नहीं प्रूव, यानी कि हमको ये प्रूव कर देना है कि डी ए अपॉन में डी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि डी अपॉन में डी टी क्या, एरियल वेक्टर इसी को बोलते हैं, एरियल वेलोसिटी, डी अपॉन में डी टी। देखो मैं लिखाया था अभी, सेकेंड लॉ हमने कराया था, देखो इसमें लिखाया था, इक्वल एरियाज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एरियल वेलोसिटी, एरिया कवर्ड पर यूनिट टाइम ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन इज कांस्टेंट। तो करके तुम लोग बताओ, तो करके बताओ, करके बता दो, डी ए अपॉन में डी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही प्रूव करके बता देना है, करके बताओ। करो, या मैं करके बताऊं?
नहीं तुम पहले करो। एरिया और टाइम तो सेम ही होगा, तो कांस्टेंट ही होगा। हाँ तो करके प्रूव करके बता दो ना, प्रूव करके बता दो। या बोलो मैं प्रूव करके बताऊं। चलो मैं ही कर देता हूँ जल्दी से। कुछ इसी टाइप से हमने बनाया था, जैसे यहाँ पे बनाया था सन, और ये होता था t इक्वल टू 0 पे, और ये होता था t इक्वल टू डेल्टा टी पे, और ये डिस्टेंस कितना होता था, जैसे v डेल्टा टी, यहाँ पे मान लो कि वेलोसिटी v है और इसको हमने लिया था r। ठीक है, तो a इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/2 बेस कितना हो जाएगा तुम्हारा ये v डेल्टा टी, या r कर दो क्रॉस v इंटू डेल्टा टी, इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसको t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो। इसको लिख दो डेल्टा ए, इस t को दोनों साइड, यार दोनों साइड डेल्टा टी से तुम डिवाइड कर दो, तो डेल्टा ए डेल्टा टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर भी डेल्टा टी अपॉन में 2 डेल्टा टी लिख सकते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं आर भी आर अपॉन में 2 लिख सकते हैं। अगर m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो हम लिख सकते हैं एम भी आर अपॉन में क्या लिख सकते हैं 2m, इसको हम फर्दर लिख सकते हैं एल अपॉन में 2m। बता दो यस और नो। एल क्या होता है, अभी मैं बताया कि एल क्या होता है, कांस्टेंट होता है, अभी मैं प्रूव करके बताया था, अभी बताया था ना। एल क्या होता है, m1v1 इक्वल टू m1v1r1 इक्वल टू m v1r1 इक्वल टू m v2r2, यानी कि एल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और मास तो इस प्लानेट का मास भी तो वेरी नहीं करेगा, वो भी कांस्टेंट होगा, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। डी अपॉन में डी टी इक्वल टू कांस्टेंट, बस इतना ही प्रूव करना था। क्यों नहीं आएगा? अच्छा, इसमें मुश्किल क्या है बता दो। इसमें इससे मुश्किल तो तुम्हारा वो 10th क्लास का ज्योमेट्री था, वो ज्योमेट्री मुश्किल है ना, मैथ्स का ज्योमेट्री मुश्किल नहीं था 10th क्लास में, ज्योमेट्री नहीं था। ट्रायंगल वगैरह, हाँ ट्रायंगल और जोगरात, हाँ ट्रायंगल और सर्कल और इसको प्रूव करना कि इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये सब नहीं था क्या? अच्छा, इसमें मुश्किल क्या है थोड़ा बता दो कि हाँ इसमें ये मुश्किल है। बस ये चैप्टर हो गया कंप्लीट, अब इसके क्वेश्चन हम कराते हैं। चलो अब क्वेश्चन, तुम बुकलेट खोलो। जरूर वर्क एनर्जी कराऊंगा, अभी कराऊं। उसका रिवीजन कराना है, वो तो चैप्टर एक बार मैं करा ही दिया हूँ। हाँ करा दूंगा। इसका तुम चलो क्वेश्चन नंबर खोलो। एक मिनट, इसका क्या हो गया। अच्छा चलो बुकलेट का क्वेश्चन तुम देखो, क्वेश्चन नंबर 54 पेज नंबर 5 पे है। 54, 55, 56, 57, 58 और 59 ऑलरेडी मैं करके बताया हूँ। देखो 59 पेज नंबर 10th पे देखो, अभी मैं करके बताया हूँ इसको।
अच्छा चलो पहले देख लो ये 59 एग्जाम्पल 59 पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 10 पे, जैसे एल पी एल ए इक्वल टू दोनों इक्वल है, तो ये मैं ऑलरेडी प्रूव करके बताया हूँ। स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर ए तुम लोग करके बताओ, तो पेज नंबर 5 पे जो है इसको करके बताओ। कैलकुलेट द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ नेपट्यून अराउंड द सन गिवन द डायमीटर ऑफ इट्स ऑर्बिट इज 30 टाइम्स द डायमीटर ऑफ अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन, बोथ ऑर्बिट्स बीइंग एज्यूम्ड टू बी सर्कुलर। सर्कुलर है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ हो जाएगा। करके बताओ इसको जल्दी। नहीं है तुम्हारे पास बुक तो चलो लो, इससे देखना, लेकिन इसमें लिखना मत, किसी उस पे लिख लेना। हो गया या मैं करके बताऊं? देखो इसमें दिया हुआ है कि द पीरियड ऑफ, हमको फाइंड करना है द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ नेपट्यून, यानी कि हमको टी एन इक्वल टू हमको कहा जा रहा है वाट, अच्छा टी अर्थ कितना होता है, अर्थ का टाइम पीरियड कितना होता है, ईयर में निकालना है तो 1 ईयर, और डेज में निकालना हो तो 365 डेज, तो इसको 365 ले लेते हैं डेज, ठीक है। और इसमें कहा जा रहा है द डायमीटर ऑफ, यानी कि रेडियस ऑफ नेपट्यून इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। देख लो ये कहा जा रहा है, तो उसका हमको टाइम पीरियड निकालना है, तो कैसे होगा? तो देखो इसमें कुछ भी नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं टी एन अपॉन में टी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू आर एन अपॉन में आर ई का क्यूब। अभी मैंने ये फॉर्मूला लिखाया था, तो इसको थोड़ा और भी हम कर सकते हैं, टी एन अपॉन में टी ई इक्वल टू आर एन अपॉन में आर ई टू द पावर कितना हो जाएगा 3/2, इतना हो जाएगा। और आर एन यहाँ से देखो दिया हुआ रेडियस ऑफ नेपट्यून इज 30 टाइम्स दिस, दिया हुआ ना इतना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, आर एन अपॉन में आर ई इक्वल टू हम 30 लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 30 टू द पावर 3/2, और इसी तरह से टी एन इक्वल टू 30 इंटू √30 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना 3/2 को 30 इंटू √3 लिख सकते हैं, 30 इंटू √30, और इसको हम लिख सकते हैं 1, और इसको हम लिख देंगे ईयर। अब पूछो, अगर पूछना है तो पूछो क्या, कौन इक्वल फॉर्मूला? अभी हमने फॉर्मूला लिखाया था थर्ड लॉ में, देखो तो क्या लिखाया था, अभी लिखाया था ना ये फॉर्मूला को, यही फॉर्मूला हमने यूज किया, और उसको हमने लिख दिया क्या 1 ईयर, 1 ईयर लिखिए। अगर डेज में निकालना होता तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 3, क्या, अब निकालो, तुम निकालो कैलकुलेटर से, निकालो कैलकुलेटर से, निकाल के बताओ आंसर कितना होगा इसका, इसका √30 का करके उसमें 30 से मल्टीप्लाई करो, 164.3 आंसर है, 164.3 ईयर्स। देखो नेपट्यून
इतना इतना 1.164 ईयर के बाद में वो क्या करता है, सन का एक चक्कर लगाता है, सन का। अर्थ 1 ईयर में लगाता है एक चक्कर, और नेपट्टून कितना में लगाता है, 164.3 ईयर्स में। ये फॉर्मूला अभी हमने थर्ड लॉ में लिखाया था, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, लॉ ऑफ पीरियड्स। अब तुम्हारे स्कूल में क्या हो रहा है बताओ? मेरे में वो वर्क एनर्जी चलता है। वर्क एनर्जी चल रहा है। तो वहाँ पे सिलेबस कब तक कराया जाएगा? पता नहीं, फिर इसके बाद ग्रेविटेशन लेकर आएंगे कि मैम कह रहे हो यूटी में आएगा। रोटेशन नहीं कराएंगे? रोटेशन में फिर कराएंगे, पहले ग्रेविटेशन। हाँ, तो रोटेशन मोस्ट ऑफ स्कूल में कराया ही नहीं जाता है। तुम्हारे स्कूल में कराया गया रोटेशन? है, रोलिंग चल रहा है। ग्रेविटेशन हो गया? तो अब कुछ समझ में आ रहा है ग्रेविटेशन की नहीं? अब 2-3 बार एक बार पढ़ोगी घर से ना, फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर देखो, ये क्वेश्चन नंबर 55। सारे चैप्टर क्लियर आता है हमारे स्कूल वाले। लास्ट में जब तक उनका हो गया, तो सर्वे तक हो गया, वही पेपर में नहीं, ये नहीं सब कुछ ही कराएंगे। वो होता है सभी स्कूल में होता है, मोस्ट ऑफ स्कूल में होता है। जितना ऐसा थोड़ी है कि सीबीएसई से बन के आएगा क्वेश्चन, वो तो स्कूल वाले ही बनाते हैं। तो जितना कराए उसी में से आया जाएगा। तो सबसे 11th में अच्छा करने के लिए सबसे बेस्ट है कि मैम या सर जो पढ़ाते हैं उनके नोट्स देख लो कि क्या क्या कराया गया, उसी टॉपिक को पढ़ लो। जो असाइनमेंट दिया जाता है उसी से मोस्टली क्वेश्चन आता है। तो जो दिया गया उसको करो, और नहीं होता है तो फिर मैं हूँ, ठीक है। उसके बाद में चलो क्वेश्चन नंबर देखो, ये 55। दिया हुआ है इन केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड, वो तो गिवन ही है, टी स्क्वायर इक्वल टू के आर क्यूब, द कांस्टेंट के इज 10⁻13 सेकेंड स्क्वायर पर मीटर क्यूब, एक्सप्रेस द कांस्टेंट इन डेज एंड किलोमीटर्स, द मून इज एट ए डिस्टेंस इतना किलोमीटर फ्रॉम द ऑर्बिट, फाइंड द टाइम पीरियड इन डेज। तो उसका हमको क्या करना है, मून इतना में है तो उसका टाइम पीरियड निकालना है। तो करोगे या मैं करूं? कुछ भी नहीं है, यूनिट को चेंज करना है, इसमें कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन में देखो, इसमें गिवन है कि जैसे ऐसे गिवन है 55, क्वेश्चन नंबर 55 और एग्जाम्पल 55 है। इसमें दिया हुआ है टी स्क्वायर इक्वल टू के आर क्यूब, ये हमने भी लिखाया था। और के गिवन है तुम्हारा, के इक्वल टू गिवन है 10⁻13 सेकेंड स्क्वायर पर मीटर क्यूब। यही अब इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस कांस्टेंट इनटू डेज एंड किलोमीटर्स। तो क्या करेंगे बताओ, इसमें क्या करेंगे? सेकेंड को हमको डेज में कन्वर्ट करना है, टाइम का ही यूनिट होता है डेज, और मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। जैसे कितना होता है 1000 मीटर इक्वल टू कितना होता है 1 किलोमीटर। तो ऐसा करो कि 1000 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, या 10⁻³ से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। तो 10⁻³ इंटू 10⁻ कितना हो जाएगा -3 मीटर इक्वल टू 10⁻³ किलोमीटर। और ये तुम जानते ही हो, इतना करने की जरूरत नहीं है। 1 मीटर इक्वल टू 10⁻³ किलोमीटर, इतना तुम जानते हो। ये क्यूब है, दोनों साइड क्यूब कर दो, तो ये मीटर क्यूब, और ये 10⁻ कितना हो जाएगा -3 का क्यूब, और ये कितना हो जाएगा किलोमीटर क्यूब। क्या क्या बोले, बोलो जोर से। कुछ नहीं किया, 1 मीटर इक्वल टू 10⁻³ किलोमीटर होता है, दोनों तरफ हमने क्यूब कर दिया।
तो वो मीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻³ का क्यूब क्या हो जाएगा, किलोमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा जल्दी बताओ। पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है -9 किलोमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू इतना कर दिया। अच्छा, अब सेकंड को क्या करना है, हमको डेज में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कैसे करते हैं, जैसे सुनो, हाँ 1 डे इक्वल टू कितना होता है 24 आवर्स। उसको मिनट में करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, फिर उसको सेकंड में करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, तो इतना क्या हो जाएगा सेकंड। ठीक है, तो 1 सेकेंड इक्वल टू कितना डेज हो जाएगा, तो इसको क्या करो इधर डिवाइड कर दो। तो 1 सेकेंड इक्वल टू 1 डे अपॉन में 24 इंटू 60 दैट इज, इसको हम फर्दर लिख देंगे 1 अपॉन में 24 इंटू 3600 डे। बता दो यस और नो। अब यही वैल्यू उसमें पुट कर देना है। ये तो सेकेंड है। अब इसको यहाँ पे देखो सेकेंड का क्या है स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे इसको क्या स्क्वायर करेंगे। तो अब तो स्पेस है नहीं, चलो यहीं पे हम करते हैं। तो 10⁻−13 और इसको हम लिख सकते हैं 10⁻−9 किलोमीटर क्यूब। और इसको सेकंड का स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन में 24 इंटू 3600 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे और डे का स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सोल्व कर लो, के की वैल्यू आ गया। तो आफ्टर सोल्विंग जो भी आ जाएगा ब्रैकेट में, तो ऐसे हम लिखेंगे क्या डे का स्क्वायर अपॉन में किलोमीटर का क्यूब। चलो ये काम तो तुम लोग करो, कुछ नहीं है, हमने तो सिंपल सोल्व कर दिया। चलो जल्दी करो। बताओ कितना आया। ये आ रहा है 1.33 इंटू 10⁻−14। अब चलो इसको तो हम हटाते हैं। आ रहा है उतना। अच्छा चलो मैं सोल्व करता हूँ इसको। ये कितना हो जाएगा 10 टू पावर कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। 10 टू पावर -4 हो जाएगा। और फिर हम ऐसे करेंगे 24 इंटू 36 कर देंगे और 10 टू पावर कितना कर देंगे 4 कर देंगे। इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस 10 टू पावर 4 को हम ऊपर ले जाके यहाँ पे हम 10 टू पावर -8 कर सकते हैं, पहले से -4 था। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। अच्छा यहाँ भी पॉइंट कर देते हैं, यहाँ भी पॉइंट कर देते हैं, यहाँ भी पॉइंट कर देते हैं, यहाँ भी पॉइंट कर देते हैं। और यहाँ पे 10 टू पावर हम क्या कर दें -4 कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 टू पावर -12। और इसको करो तो थोड़ा
मल्टीप्लाई करो तो 2.4 इंटू 2.4 करो, कैलकुलेटर से करो तो 2.4 इंटू 2.4 इंटू 3.6 इंटू 3.6 74.64। इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसको फर्दर हम कर देते हैं 100 अपॉन में 74.64 और 10 टू पावर में -14 कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 टू पावर -12 था, 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब चलो अब करके बताओ 100 अपॉन में दिस 100 अपॉन में 74.64 1.33 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा -14, इतना ही आंसर है 1.33 इंटू 10 टू पावर -14 डे का स्क्वायर अपॉन में किलोमीटर का क्यूब, इतना ही आंसर है। अब इसी फॉर्मूला से मून का टाइम पीरियड हमको निकालना है। मून का डिस्टेंस गिवन है, देखो क्वेश्चन में देखो, उसके बाद में कहा जा रहा है द मून इज एट ए डिस्टेंस इतना 3.84 इंटू 10 टू पावर 5 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, ऑब्टेन द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इन डेज। तो डेज में ही निकालना है, तो डेज में ही आ रहा है। तो अब इसी फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो टी स्क्वायर इक्वल टू के की वैल्यू यहाँ पे है 1.3, इसी फॉर्मूला को यूज कर रहा हूँ मैं 1.33 इंटू 10 टू पावर -14 और आर वो गिवन है तुम्हारा 3.84 इंटू 10 टू पावर 5 किलोमीटर का क्यूब कर दो और इसको सोल्व कर दो। तो कर देंगे 1.33 इंटू 3.84 इंटू 3.84 इंटू 3.84 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा 15 और ए तो सिर्फ 10 हो जाएगा। और जो भी आएगा ये जो भी आएगा उस पर स्क्वायर रूट करके और जो भी आएगा उसको लिख दो डे। अब करो ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी है क्या ये सब कंसेप्ट अगर मान लो कि उसमें आएगा भी तो इजी कैलकुलेशन रहेगा। अब चलो एक क्वेश्चन नंबर 57 देखो, आंसर है 27.3 डेज 27.3 डेज सेम उसी तरह से कैलकुलेशन है तो ये 27.3 डेज। उसके बाद में चलो एक क्वेश्चन नंबर लिखो 57, एग्जाम्पल 57 देखो, ये कर सकते हो 57 57 में दिया हुआ है ए प्लानेट मार्स हैज 2 मून्स, यानी कि उसका 2 सैटेलाइट हैं फोबोस एंड डेलमोस। फोबोस हैज पीरियड 7 hours 39 minutes एंड ऑर्बिट रेडियस दिस, कैलकुलेट द मास ऑफ मार्स। ये कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा बताओ कुछ कैसे निकलेगा है?
कुछ भी नहीं है, सिंपल है। अब देखो ये पिछले के पिछले क्लास में भी हमने फॉर्मूला लिखाया था, टी स्क्वायर इजकल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन में जी एम इंटू आर क्यूब, आर प्लस एच जिसको हमने आर ले लिया। ये फॉर्मूला मैंने नहीं लिखाया था, ये लिखाया था। तो इससे हमको क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। और देखो नहीं, टाइम पीरियड तो गिवन है, इसमें हमको मास निकालना है। तो मास इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर है 57, अपॉन में जी टी स्क्वायर इंटू आर टू द पावर क्यूब, इतना ही हो जाएगा। अब 4 लिख दो, पाई कितना होता है 3.14, या पाई का स्क्वायर करेंगे तो 9.8 आता है। और ये जी की वैल्यू कितना है 6.67 इंटू 10⁻11। और टाइम पीरियड देखो, टाइम पीरियड इसमें गिवन है 7 आवर्स 39 मिनट्स, तो इसको सेकंड में करना पड़ेगा, तब जाके इसका यूनिट क्या होगा, केजी में होगा। और रेडियस गिवन है इसका 9.4 इंटू 10⁻3, तो इसको लिख देंगे 9.4 इंटू 10⁻6 मीटर, इसका कर दो क्यूब। और टाइम पीरियड पहले हम निकाल देते हैं। टाइम गिवन है 7 आवर्स, तो 7 इंटू 3600 कर दो, ये सेकंड में हो जाएगा, प्लस 39 मिनट्स इंटू 60 कर दो, इतना सेकंड कर दो। तो ये टाइम पीरियड का स्क्वायर है, तो ये 7 इंटू 3600 प्लस 60 इंटू 39 का स्क्वायर कर दो, और आफ्टर सॉल्विंग जो आएगा वही आंसर आ जाएगा। और आफ्टर सॉल्विंग आता है इसका आंसर 6.48 इंटू 10⁻23 kg। ये तो इतना कैलकुलेशन नहीं आएगा, लेकिन इसका जो बी पार्ट है वो आ सकता है। इस टाइप से क्वेश्चन जैसे 38, 58 है, ये सब इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं स्कूल के पेपरों में। हो गया। उसके बाद में इसका सेकंड पार्ट देख करके बताओ, इसको मिटा दूं। अब इसमें है 57 का सेकंड पार्ट। तो देखो इसमें दिया हुआ है, एज्यूम दैट अर्थ एंड मार्स मूव इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ सन। जैसे मान लो कि ये सन है, तो ये तुम्हारा क्या है, मार्स है, और ये क्या है तुम्हारा, अर्थ है, ऐसे गिवन है। ठीक है। अच्छा, अर्थ एंड मार्स मूव इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द सन विथ द मैरिटाइम ऑर्बिट बीइंग 1.5 टाइम्स द ऑर्बिटल अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ। तो इस केस में हमको क्या निकालना है, ये तुम्हारा अर्थ है, यहाँ पे ये है तुम्हारा अर्थ और ये है तुम्हारा मार्स। अब चलो ये काम तुम लोग खुद करके बताओ। देखो इसमें सब डाटा गिवन, एकदम फॉर्मूला पुटिंग है। क्या बेकार है, मतलब ही नहीं है, ऑर्बिट का रेडियस निकालो, ये निकालना है। क्यों निकाल रहे हो, तो कुछ ये दिया है तो इसलिए निकाल रहे हैं, बस एक दो क्वेश्चन और है, निकाल के बताओ इसमें।
यूनिट डायमेंशन जैसे सभी चैप्टर हो तब तो ठीक लगेगा। ये लॉ ऑफ मोशन भी ठीक था, वो चार पहले चार चार अच्छा लोकेशन से बेटर था, नहीं सर बेटर। बिल्कुल नहीं, इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, यही चीज़ है कि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। नहीं, जैसे मान लो कि जैसे कैलकुलेशन ज़्यादा आ जाए तो तुम ब्रैकेट में लास्ट तक आंसर करके और जैसे मीटर पर सेकंड लिख दो या जो यूनिट है वो लिख दो। तो उनसे बोलो कि इतना तो टाइम है नहीं। इसमें देखो, इसमें दो तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है, इससे मैं करा दिया सब कुछ। एक एस्केप वेलोसिटी देखना, टेस्ट होगा तो पक्का आएगा, 100% आएगा। एस्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन आएगा उसमें। इसी टाइप से क्वेश्चन जैसे पिछले क्लास में हमें कराया था कि जैसे मून पे, जैसे अर्थ सरफेस पे एस्केप वेलोसिटी इतना है तो मून पे कितना होगा, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। और इसका डेंसिटी उसके इतना टाइम से इतना टाइम से, तो उसमें जब रेशियो लेंगे ना तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा और उससे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जैसे इसका एनर्जी इतना है तो इसके रेडियस को हमने डबल कर दिया तो एनर्जी कितना हो जाएगा, तो एनर्जी क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। ये सब था तो मैं करा दिया, ये सब क्वेश्चन वैसे पूछा नहीं जाएगा, पूछा जाएगा तो ये किसके पास टाइम है इतना कि कैलकुलेशन करेगा। और सीए ऐसे तो नहीं कॉमर्स जैसा कि अलाउ है कैलकुलेटर की, अपना कैलकुलेटर से कर लो। कॉमर्स वाले को तो कैलकुलेटर अलाउ होता है, हाँ वहाँ पे अलाउ होता है क्या? हमारे स्कूल में तो नहीं है। नहीं, कॉमर्स वाले को तो अलाउ होता है, नहीं है अलाउ। अकाउंट्स में जो करना है वो तो इतना कैलकुलेशन करना होता है तो वो कैसे करेंगे, नहीं, वो खुद ही करता है। अलाउ नहीं है। अच्छा चलो चलो एक करके बताओ पहले, देखो तो इसमें दिया हुआ है जिससे इसका रेडियस मान लो कि इसका रेडियस आर ई है तो गिवन है इसका रेडियस आर एम इजकल टू है 1.5 आर ई है, गिवन है ऐसे। तो इसमें हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड लिखा दो, जब टाइम पीरियड एम अपॉन में टाइम पीरियड ई का स्क्वायर इजकल टू रेडियस एम अपॉन में रेडियस ई का क्यूब कर देंगे। ठीक है, या इसको हटा के इसमें 3/2 कर दो। टाइम पीरियड ऑफ मार्च का तो हमको फाइंड करना है, इसका कितना होता है 365 डेज होता है। और ए में इसमें गिवन है आर एम इजक्वल टू 1.5 आर ई अपॉन में आर ई, ये गिवन है 3/2। अब इसको कैंसिल कर दो तो टी एम इजक्वल टू 365 इंटू 1.5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1.5 और इतना कर दो 1.5 और इतना लिख दो डेज, बस हो गया। इतना कैलकुलेशन मत करो। आंसर है 684 डेज। अच्छा उसके बाद में एक क्वेश्चन लास्ट है 58, ये तो तुम लोग को खुद करना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं है, एकदम बिल्कुल फार्मूला पुटिंग है। 58 58 तुम लोग खुद करो, इसी फार्मूला पे है। T1 अपॉन में T2 इक्वल टू डिस्टेंस गिवन है, टाइम पीरियड का रेशियो निकालना है। ये हो जाएगा ना 58। देखो दिया हुआ द डिस्टेंसेस ऑफ टू प्लैनेट फ्रॉम द सन आर 10⁻13 एंड 10⁻12 मीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड्स, पहले निकालो। तो ऐसे निकाल दो T1 अपॉन में T2 इक्वल टू क्या लिखेंगे R1 अपॉन में R2 टू द पावर कितना हो जाएगा 3/2। तो इसमें देखो किसका गिवन है द डिस्टेंस ऑफ टू प्लैनेट
तो पहले गिवन है 10⁻13 और इसके बाद में गिवन है 10⁻12 टू द पावर 3/2, तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 3/2 13 है। तो ये कितना हो जाएगा 10√10 हो जाएगा, दैट इज मीन्स T1 अपॉन में T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10√10। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद में स्पीड का रेशियो निकालना है, तो स्पीड का रेशियो कैसे निकलेगा? हाँ, कौन सा फॉर्मूला से लगा? तो अभी हमने बताया था R1 V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा R2 V2 हो जाएगा ना। तो V1 अपॉन में V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा R2 अपॉन में R1। तो R2 है 10⁻12 और R1 है 10⁻13। तो V1 अपॉन में V2 इक्वल टू 1/10। ये स्कूल में क्यों नहीं पूछा जा सकता है? क्या ये स्कूल में पूछा जा सकता है? तो ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब तुम लोग जो डाउट्स पूछना है वो पूछ लो। अब तो पढ़ाएंगे चैप्टर, अब आएंगे। तो क्यों नहीं पढ़ के आई? तो अभी तो स्कूल में छुट्टियां है ना, अभी तो कल भी छुट्टी होगा स्कूल में, और उसके बाद में क्या? हाँ, तो कल में पूरा इस चैप्टर को पढ़ के आना है। और कब मैं मंडे को इसका टेस्ट ले रख रहा हूँ मैं, मंडे तक। नहीं, मंडे को इसका टेस्ट होगा या फ्राइडे को ले लूँ, फ्राइडे को हो जाएगा तैयार। नहीं तो पेपर में भी तो आएगा ये, नहीं तो उससे कोई फर्क मतलब नहीं है। हमको फिजिक्स में चाहिए। और तुम ग्रेविटेशन का मिल गया तुम्हारा इसका स्कूल के असाइनमेंट? अच्छा, कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है इस यूटी में? वर्क एनर्जी का मिल गया है। हाँ तो एक अच्छा चलो, तो संडे को करा दूंगा, संडे को कराऊंगा रिवीजन। नेक्स्ट क्लास में मैं शुरू करूंगा। अब जो भी रिवीजन क्लास है संडे को कोई टाइम बता दो, जो टाइम बता दो मैं रख लूंगा। अच्छा चलो, आज नहीं, नीचे क्लास था 9:30 तक, इसलिए मैंने 10 बजे से रखा। क्यों? अक्षिता आई थी और हाँ वहीं आई थी, अक्षिता आई थी। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब कोई डाउट्स नहीं पूछना है, कुछ भी नहीं पूछना है। क्या कर लूँ? मैं तो सोचा